नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीमोफिलिक एकेडमी में। मैं दीपेश कुमार रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर सीरीज के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था अपने पिछले लेक्चर तक में। पिछले लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट कंप्लीट किया था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने अपना एलिफेटिक का भी पार्ट कंप्लीट किया था और एरोमेटिक का पार्ट भी कंप्लीट किया था। और पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली एरोमेटिक के ऊपर अपना डिस्कशन रखा था, और जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। तो एरोमेटिक वाले पार्ट में हमने बेंजाइन मैकेनिज्म डिस्कस किया था, हमने उसमें ArSN2 डिस्कस किया था, और जिसका एक और नाम होता है इप्सो सब्स्टिट्यूशन या फिर मीज़ेनहैमर सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। और साथ ही साथ हमने उसमें ArSN1 का भी डिस्कशन किया था, जो कि SN1 के बेसिस पे चलता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है? इलिमिनेशन रिएक्शन। आज का हमारा इलिमिनेशन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, तो आप इसमें बस अपने कान खुले रखिएगा और ये देखेंगे हम कि इसमें हमको करना क्या क्या चीज़ें हैं इलिमिनेशन के पार्ट में। अगर आप चैप्टर वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म को बांटना चाहें तो आपका एक चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म का, इवन मैं कहूँ तो 2 चैप्टर, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक पूरा चैप्टर खुद में कंटेन करता है, और एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपने आप में एक पूरा चैप्टर कंटेन करता है। 2 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला जो आपका ये चलेगा वो इलिमिनेशन का पार्ट चलेगा। तो आप चैप्टर के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का 3रा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बाकी मैं रिएक्शन मैकेनिज्म के दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर आप रिएक्शन मैकेनिज्म ही समझिए। तो इलिमिनेशन की हम बात करेंगे। यहां पर आप हमसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं यहां पर कि सर, जब आपने क्लासिफिकेशन किया था तो वहां पर आपने इलिमिनेशन रिएक्शन की चर्चा नहीं की थी, और यहां अचानक आपने इलिमिनेशन क्यों घुसा दिया? तो बात दरअसल में ये है कि जब हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो प्रोसीड होता है उसमें जो कंडीशन उस करते हुए कंडीशंस, या आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस इलिमिनेशन के भी होते हैं, और दोनों ही रिएक्शन में कंपटीशन होता है। ये समझ लीजिए, कंपटीशन कह लो या फिर ये कह लो कि अगर कहीं पर कंडीशंस सारी दे रखी है आपको और सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है तो इलिमिनेशन हो जाता है, और इलिमिनेशन नहीं हो सकता है तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। मतलब कुछ इस तरह से दोनों के बीच में एडजस्टमेंट है। मतलब बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं और बहुत सारी डिससिमिलरिटीज़ भी हैं। तो ये चीज़ तो हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम पूरा इलिमिनेशन पढ़ लेंगे तब हम ये देखेंगे कि दोनों का कंपैरिजन क्या है। मतलब कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि यहाँ पर इलिमिनेशन रिएक्शन होगा और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट होगा हमारे इस टॉपिक का, कंपैरिजन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड इलिमिनेशन, जो कि सबसे लास्ट पार्ट होगा जब हम पूरी तरह से इलिमिनेशन को डिस्कस कर चुके होंगे। यहाँ पर हम थोड़ा आपको ओवरव्यू देंगे, क्योंकि ये ओवरव्यू देना जरूरी है आपको, तभी आप समझ पाएंगे कि इलिमिनेशन यहाँ पर हम कर क्यों रहे हैं और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ये बात डिस्कस करते हैं कि इलिमिनेशन होता क्या है। तो अगर हम ये कहें कि इलिमिनेशन होता क्या है, तो सबसे पहली बात आती है कि अगर कहीं पर किसी भी कंपाउंड से 2 एटम या 2 ग्रुप या फिर 1 एटम और 1 ग्रुप निकल रहे हों कंपाउंड को, इलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। बात समझ रहे हैं आप? क्या बता रहा हूं मैं? कंपाउंड को लीव कर रहे हो, छोड़ के निकल जाएं, 2 एटम 2 ग्रुप या फिर 1 ग्रुप और 1 एटम, तो वैसे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं? इलिमिनेशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलो छोड़ के तो निकल रहे हैं, लेकिन ये छोड़ के निकलना कई प्रकार से हो सकता है। देखो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, ये सारे एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए, मैं दिखाता हूं आपको। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एक कंपाउंड की। मान लो कि इलिमिनेशन का 1 ग्रुप और 1 एटम दोनों ही एक ही कार्बन के ऊपर हो। बात समझ रहे हो आप?
एक ही मतलब लीव करने वाली जो स्पीसीज हो वो एक कार्बन से हो तो ये भी हो सकता है। दूसरा देखो, दो अलग अलग कार्बन से भी हो सकते हैं। ये देखो, देख पा रहे हैं आप, इसमें एक यहां है, दूसरा यहां है। दो अलग अलग कार्बन से भी लीव करने वाली चीजें हो सकती हैं। तीसरा देखो, मान लो ये दे रखा है, इसको देखो H एंड X, ठीक। इसको देखो, तीन अलग अलग दो अलग अलग कार्बन से तो है लेकिन एडजेसेंट नहीं है। यहां पर क्या है, एक ही कार्बन से है। दूसरे में क्या है कि दो अलग अलग कार्बन से तो है लेकिन दोनों कार्बन एडजेसेंट हैं। तीसरे को देखिए कि दो अलग अलग कार्बन से है लेकिन दोनों ही कार्बन एडजेसेंट नहीं है। तो ये भी हो सकता है। जब मैं ये कहता हूं कि एक ग्रुप लीव कर रहा है तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि इसमें लिविंग ग्रुप होना चाहिए। मतलब जो भी इलिमिनेशन में एक ग्रुप होगा वो ग्रुप लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन में भी देखा है। अब देखो पहले एग्जाम्पल पे आते हैं हम। सबसे पहला एग्जाम्पल देखो जिसको हम यहां लिखे भी हैं, मतलब उससे पहले इसको देख लो। देखो अगर एक से ही लीव हो, मतलब एक कंपाउंड है और एक कार्बन के ऊपर से दोनों ग्रुप निकल रहा है तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, अभी कंडीशन में नहीं लिख रहा हूं कि रिएजेंट कंडीशन क्या क्या होगी, वो कुछ इस तरह से बन के आएगा। और अगर आप ध्यान से इसको देखें तो इसी को हम लोग कार्बीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बीन। ठीक है। अगर हम देखें सेकेंड वाले को जिसमें कि किससे निकल रहा है, इस एग्जाम्पल को देखो, दो अगल बगल वाले कार्बन से निकल रहा है तो इससे क्या होता है, अनसेचुरेटेड अल्कीन का फॉर्मेशन होता है या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। एक्चुअली अल्कीन तो अनसेचुरेटेड होता ही है, उसमें अनसेचुरेटेड बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म होते हैं जो कि यहां पर आपको इजीली दिख रहा होगा। तो ये बात हो गई। अगर तीन अलग अलग से निकले, जिसका एग्जाम्पल आपको यहां पर दे रखा, मतलब दो अलग अलग हो बट एडजेसेंट नहीं हो, तो ये देख लीजिए 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे ये दे रखा है और यहां पर हाइड्रोजन है, तो ये दोनों मिलके निकल जाता है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखो जो सबसे पहला है, चूंकि एक ही कार्बन से दो ग्रुप निकल रहे हैं तो इसलिए इसका नाम होता है 1-1 इलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? 1-1 इलिमिनेशन। ठीक है। अगर दो अलग अलग कार्बन से निकले, जैसा कि पहला एग्जाम्पल दे रखा है आपका और दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1-2 इलिमिनेशन। और अगर ऐसा कुछ हो, तीसरा वाला जिसमें कि दो एडजेसेंट ना हो, अलग अलग हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1-3 इलिमिनेशन। अब इसी तरह से 1-4 इलिमिनेशन भी होते हैं कुछ। अगर आप पीटर स्काई बुक पढ़ें तो वहां पर स्ट्रिक्टली दे रखा है कि 1-4 इलिमिनेशन भी होता है, और फिर आगे उसने कह रखा है कि 1-5 1-6 भी हो सकते हैं। ठीक है। बट हम यहाँ पर जो अपना फोकस रखेंगे वो उतना दूर तक नहीं ले जाएंगे। यहाँ पर हमारा टारगेट होगा 1-2 इलिमिनेशन बेसिकली, तो हम उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। बाकी 1-4 1-5 1-6 बुक में दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये बात हो गई किसकी? 1-1 1-2 और 1-3 की। अब देखो ये जो 1-1 इलिमिनेशन है, एक्चुअली आपको पता है
कि जो भी कार्बन है जिसके ऊपर प्रेजेंट है आपका लिविंग ग्रुप, उस कार्बन को हम लोग अल्फा कहते हैं। ठीक है, तो अगर एक ही कार्बन से निकले दोनों, तो उस इलिमिनेशन का नाम होता है अल्फा इलिमिनेशन। ठीक है, और अगर दो अलग अलग से निकले, मतलब एडजेसेंट वाले से निकले, तो उसमें एक तो अल्फा से निकल रहा है ग्रुप और दूसरा किससे निकल रहा है, बीटा से निकल रहा है, तो इसका नाम होता है अल्फा बीटा इलिमिनेशन। एक्चुअली पहले इसको अल्फा बीटा बोला गया था, लेकिन बाद में चूंकि इसका नाम अल्फा डेजिग्नेट कर दिया गया, तो इसका दूसरे वाले का 1-2 इलिमिनेशन को सीधा सीधा अल्फा बीटा ना बोल करके बीटा इलिमिनेशन बोल दिया गया। क्या बोला गया, बीटा इलिमिनेशन। और तीसरा जो है आपका, इसको बोला गया गामा इलिमिनेशन। ठीक है, क्या हो गया, अल्फा इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन और गामा इलिमिनेशन। तो अल्फा इलिमिनेशन से क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट कार्बीन बनता है। बीटा इलिमिनेशन से क्या बनता है, आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। और गामा इलिमिनेशन से 3 मेंबर्ड रिंग बनता है। तो ये बात हो गई अल्फा बीटा गामा इलिमिनेशन की। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इलिमिनेशन रिएक्शन सिर्फ कार्बन ही नहीं देते हैं, दूसरे कंपाउंड भी देते हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर से भी इलिमिनेशन करवाया जाता है, और इसका पूरा एक स्पेसिफिक एग्जांपल पीटर स्काई के अंदर दे रखा है, अगर आप बुक पढ़ें जाकर। तो अगर आप इलिमिनेशन का देखें तो इलिमिनेशन के दूसरे पेज में सेकंड पैराग्राफ से ऊपर, सेकंड पैराग्राफ शुरू करने से ऊपर दे रखा है एक एग्जांपल नाइट्रोजन वाला, तो आप उसको देख सकते हैं और उससे क्लियरली समझ सकते हैं कि सिर्फ कार्बन के द्वारा ही नहीं दिया जाता है इलिमिनेशन। तो कोई इस बात के भ्रम में ना रहे। तो ये बात हो गई किसकी, टाइप्स ऑफ इलिमिनेशन की। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका अल्फा इलिमिनेशन का एग्जाम्पल है, ये आपका बीटा इलिमिनेशन का एग्जाम्पल है, और ये आपका गामा इलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। अभी बस आप इसमें बहुत ज्यादा घुसने का प्रयास मत कीजिएगा, सिर्फ ये देखिए कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बीन। यहां पर क्या बन रहा है, इसको देखो डिजिग्नेट कर दो अल्फा, इसको अल्फा एंड बीटा, इसको अल्फा बीटा एंड दिस वन इज गामा। ठीक है, तो आपको इजीली दिख रहा होगा कि कैसे यहां पर चीजें हो रही हैं। मैंने आपको क्लियरली बता रखा है। बेस कंडीशंस, ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एक क्वेश्चन है जो सबसे लास्ट में लिख रखा है, एक यहां दे रखा है और एक यहां दे रखा है। इसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्या कहना चाह रहा है, बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है हमको कि ये जो पार्ट है इलिमिनेशन का, उसका सब्स्टिट्यूशन के साथ क्या रिलेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन के साथ इसका रिलेशन कुछ इस तरह से है कि जो भी हम इलिमिनेशन की बात करते हैं और जो भी हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि दोनों साथ साथ चलते हैं। चलने का कारण क्या है, देखो जो सबस्ट्रेट हमारा सब्स्टिट्यूशन का है वही सबस्ट्रेट इलिमिनेशन का भी है, लेकिन होता क्या है बस यहां पर कि कंडीशंस के फर्क की वजह से, कुछ स्थितियों के बदलाव के कारण इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसमें अनसैचुरेटेड कार्बन का फॉर्मेशन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन होता है, और इसलिए ये ऐसा होता है। अब अगर हम इसके रिएजेंट्स की बात करें तो दोनों के ऊपर हम बेस या न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। क्या लेते हैं, या तो बेस लेते हैं या फिर न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल, और इलिमिनेशन की बात करें तो बेस लेते हैं। अब देखो हो क्या रहा है बेसिकली कि चाहे हम सब्स्टिट्यूशन देखें चाहे हम इलिमिनेशन देखें और बेस और न्यूक्लियोफाइल की हम बात कर लें, तो होता यह है इसमें, कोई भी बेस ले लो तुम दुनिया का, मतलब कोई भी मत लो, जनरली मैं कह रहा हूं, जनरली जो बेसेस होते हैं
वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वर्क करते हैं और बेस की तरह भी वर्क करते हैं। एक बहुत अच्छी लाइन मैंने एक किताब में पढ़ी थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एवरी न्यूक्लियोफाइल इज अ पोटेंशियल बेस एंड एवरी बेस इज अ पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल। बहुत अच्छा लगा हमको ये लाइन। तो आप इस बात को समझिए जरा गौर से कि जितने भी बेस लेंगे वो न्यूक्लियोफाइल तो होगा ही, साथ साथ में वो बेस भी होगा, और अगर हम कोई बेस ले रहे हैं तो वो बेस तो होगा ही, साथ साथ में न्यूक्लियोफाइल भी होगा। तो ये बात हो गई। अब देखो इस क्वेश्चन को, इसमें हम क्या कर रखे हैं, CH3 CH2 Br ले रखे हैं, जो कि एकदम आइडियल कंडीशन है हमारे न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट का, Rx। और दूसरा उसके साथ में क्या ले रखे हैं, CH3 CH2 मतलब OET ले रखे हैं, ये समझ लो OET। तो ETOH या OET कह लो इसको, OET ले रखे हैं। अब ये क्या करेगा, इसका काम है न्यूक्लियोफाइल के, सॉरी, ये सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करके न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकालेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। अगर आपको अभी तक की जानकारी के अकॉर्डिंग हम पूछें तो आप करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट मिलेगा आपको। लेकिन जब आप प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं तो इसमें 90% प्रोडक्ट तो ऐसा मिलता है जो कि आपको सिंपल सब्स्टिट्यूशन से मिलना चाहिए था, लेकिन 10% प्रोडक्ट इसका अनसेचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन मिलता है। तो जब इसको एनालाइज किया गया, इसको देखा गया, तो पता चला कि ये जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है, इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन है इसके बनने का जो हमारा मेन रीजन है वो है इलिमिनेशन रिएक्शन। यहां पर इलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं दूसरे रिएक्शन की, इसी का पार्ट 2 है ये, उसमें बस हमने क्या किया, इस ब्रोमीन का पोजीशन चेंज कर दिया, और जैसे ही हम ब्रोमीन का पोजीशन चेंज करते हैं, इसमें एक और CH2 लगा लो, CH3 CH2 O, या रहने दो। देखो इसमें क्या हुआ, जैसे ही हम सबस्ट्रेट का थोड़ा सा पोजीशनिंग चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जो हमको प्रोडक्ट मिल के आता है, 79% इलिमिनेशन के प्रोडक्ट मिलते हैं और सिर्फ 11% सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट मिलते हैं, SN2 प्रोडक्ट मिलता है। अब इसका कारण पता किया गया, तो जब इसके कारण के ऊपर गौर किया गया तो देखा गया कि भाई हो क्या रहा है बेसिकली, कि सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है यहां पर, और उसके लिए कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, इस वजह से उसके बनने में दिक्कत आ रही है, और इसलिए सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट सिर्फ हमारा 21% बन रहा है और इलिमिनेशन का प्रोडक्ट 79% बन रहा है। तो इसी सब बातों को देखते हुए हमने इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को साथ साथ करने का प्रयास किया है। और इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक में, हमारा जो मेन फोकस होगा वो सिर्फ बीटा इलिमिनेशन के ऊपर होगा, क्योंकि ये हमारा मोस्ट कॉमन इलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अगले दिन हम लोग बीटा एलिमिनेशन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कितने टाइप के बीटा एलिमिनेशन होते हैं और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप लोग एलिमिनेशन के लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।